अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम आपके लिए आईएसआई की गुमनाम सिपाही की कहानी लेकर हाजिर हुए हैं। लेकिन इससे पहले आपसे दरख्वास्त है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहें। हामिद तेज़ तेज़ कदमों से अपने होटल की तरफ रवाना था। अचानक ज़ोर से बादल गरजना शुरू हुए। हामिद आसमान पर काली घटाएं देखते हुए इसी खतरे के पेश नज़र तेज तेज चल रहा था। इसका सरकारी क्वार्टर इसके दफ्तर से कुछ ही फासले पर था, जिसकी वजह से इसे कभी किसी सवारी की ज़रूरत महसूस नहीं हुई और वो आसानी से चलते चलते चंद मिनट में ही अपने घर पहुंच जाता। चलते हुए जैसे ही वो अपनी गली में दाखिल हुआ, हस्ब तवक्कल वो पागल इसी जगह बैठा था जहां हामिद ने इसे पहली बार आज से तकरीबन 1 साल पहले देखा था। वो आज भी इसी जगह बारिश और कीचड़ से बेनियाज होकर डब्बों के साथ तशरीफ फरमा था। हामिद ने 1 साल के अरसे में इसे कभी वहाँ से गायब नहीं देखा था। ज़्यादा से ज़्यादा इसकी हिजरत वहाँ तक हुई जहाँ कचरे का दूसरा डब्बा बिल्कुल हामिद के ऑफिस के सामने पड़ा था। अगर वो गली में ना होता तो यकीनी तौर पर कचरे के दूसरे डब्बे के पास सो रहा होता या अपने दोस्त कुत्तों के साथ कचरे के डब्बे में कुछ खाने के लिए तलाश कर रहा होता। जिस्म के नाम पर चंद हड्डियां, जो इसकी फाका कशी की एक मुंह बोलती तस्वीर थी। लिबास की सूरत में चंद चीतड़े लटकाए हुए, मैले बाल, आंखों में अजीब सी वहशत। वो पहली नज़र में किसी दूसरे सियारे की मखलूक लगता था। अक्सर सोचता रहता कि सख्त सर्दी के मौसम में बेरहम ठंडक जिस्म पर गर्म लिबास होने के बावजूद इसकी हड्डियों के गोदे तक असर करती थी। ये पागल चंद चीथड़ों में कैसे बर्दाश्त करता होगा और जून जुलाई की जिल्द को झुलसा देने वाली गर्मी में भी कैसे वो बड़े आराम से अपनी नींद पूरी करता होगा। बाकी किसी ने ठीक ही कहा है, जीना है तो पागल बनकर जिया जाए। ना खाने की फिक्र, ना कपड़ों की, ना सर्दी, ना गर्मी, बस अपनी ख्यालाती दुनिया में मसरूफ एक मजनू जो अपनी लैला की जुदाई में होशो हवास खो बैठा था। हामिद ने पहली पहल तो इससे दूरी इख्तियार की कि पागल का क्या भरोसा कहीं कुछ नुकसान न पहुंचा दे। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता गया वो इस पागल से मानूस होता गया। अक्सर औकात कभी फल फ्रूट जो अपने लिए खरीदता, इसमें से कुछ इस पागल को भी नवाज देता। ये 5-10 रुपए इसे थमा देता कि जब भूख लगे तो पेट की आग बुझा सके। एक तवील अरसे से इसको देखते देखते अब हामिद को अपना दोस्त महसूस होने लगा। लेकिन हामिद की ड्यूटी का मनसब इसको दोस्त बनाने की इजाज़त नहीं देता था, क्योंकि हामिद पाकिस्तान के इंतहाई हसास अदारे का मुलाजिम था। ये वो अदारा था जहाँ पर दोस्त बनाना तो दूर, किसी अजनबी से बात करने की इजाज़त भी नहीं थी। लेकिन एक पागल से भला इसको क्या खतरा हो सकता था। हामिद पिछले 5 साल से पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन के चेयरमैन का ड्राइवर था और आज तक इसके रिकॉर्ड में इसे नहायत मेहनती और वफादार गर्दाना जाता था। लेकिन फिर भी वो किसी गलती का मुतहम्मिल नहीं हो सकता था। और दूसरी और नहायत अहम बात जो सिर्फ हामिद के सिवा किसी को नामालूम थी, वो ये कि वो पसे पर्दा रा का एजेंट था। आज से कुछ साल पहले वो नकली दस्तावेजात के साथ एक पाकिस्तानी की हैसियत से पाकिस्तान में दाखिल हुआ और इस मुल्क की चंद ज़मीर फरोश काली भेड़ों की मुर्दा ज़मीर की भारी कीमत अदा करके ड्राइवर जैसी छोटी मुलाजमत हासिल करने में कामयाब हुआ। ये छोटी मुलाजमत इसके बड़े मकसद को पाया तकमील तक पहुँचाने के लिए नहायत मौजूद थी। वो इंतहाई कामयाबी से अब तक इंटेलिजेंट ब्यूरो, मिलिट्री इंटेलिजेंस जैसे अदारों की आंखों में धूल झोंकता जा रहा था। बारहा इसके अपने अदारे से कई राह के एजेंट ने नामालूम अफराद बनकर लाखों रुपयों की ऑफर दी। इसका इम्तिहान लिया, इसे आजमाया गया, लेकिन एक एजेंट होते हुए इसे इस बात का इदराक था कि ये इसकी आजमाइश है और वो आजमाइश में खुद को मुल्क का वफादार शहरी साबित करने में 100% कामयाब रहा। इसी कामयाब रिकॉर्ड की वजह से वो रूम में भी मिस्टर 100% के नाम से मशहूर था। इसने कई मुल्कों में इनके अदारों के अंदर रहकर इंतहाई अहम राज चुराए थे और इसको पकड़ना दुश्मन का एक ख्वाब ही रहा था। इसी रिकॉर्ड को मद्देनजर रखते हुए इसे दुश्मन की एटमी हथियारों की मालूमात
اور ان کی ایٹمی تنصیبات کا نقشہ چرانے کے لیے منتخب کیا گیا، اور ہمیشہ کی طرح اس بار بھی وہ کامیابی کے بالکل نزدیک تھا، کیونکہ آج صبح اسے ایک دوسرے ایجنٹ کے ذریعے جو نزدیکی میڈیکل سٹور پر بطور سیلز مین کام کرتا تھا لیکن حقیقت میں را کا ایک انفارمر تھا، میسج بھیجا گیا آپ کی دوائی آ چکی ہے، لے جائیں، جس کا مطلب تھا مطلوبہ دستاویزات آفس میں موجود ہیں، اسے اٹھا لو۔ اور حامد اسی انتظار میں تھا کہ کب رات کی سیاہی پھیلے اور وہ اپنے بے داغ ریکارڈ میں ایک اور کامیابی کا اضافہ کرے۔ ٹھیک رات کے 1 بجے جب ساری دنیا خواب خرگوش کے مزے لے رہی تھی، وہ اپنی پوری تیاری کے ساتھ رات کی تاریکی سے مماثلت رکھتا کالا لباس پہنے گھر سے باہر نکلا۔ اس کے دیگر سامان میں آفس اور تجوری کی ڈپلیکیٹ چابیاں اور 9mm پسٹل بھی شامل تھا۔ آفس اور گھر کا درمیانی راستہ طے کرتے ہوئے اسے محسوس ہوا کہ طوفانی موسم، تیز ہوائیں اور بارش بھی اس کی کامیابی کا سماں پیدا کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے سڑکوں پر جو ایک آدھی گاڑی نظر آتی تھی وہ بھی آج نظر نہیں آ رہی تھی، اور کالی گھٹاؤں کی وجہ سے تاریکی میں اضافے کی وجہ سے کسی کو دیکھنے کا خدشہ بھی کم تھا۔ انتہائی احتیاط کے ساتھ وہ آفس کے قریب کچرے کے ڈبے کے پاس پہنچا۔ مرکزی دروازے کے پاس کرسی پر بیٹھے گارڈ کو دیکھ کر اسے بالکل حیرت نہیں ہوئی، کیونکہ اسی ادارے کا ملازم ہونے کے ناطے وہ گارڈ کی موجودگی سے آگاہ تھا، اور اس سے نمٹنے کے لیے بے ہوش کرنے والی ڈوپ گن وہ پہلے سے ساتھ لایا تھا۔ گن نکال کر اس نے گارڈ کی گردن کو نشانے پر لیا اور بڑی مہارت کے ساتھ فائر کیا۔ ڈوپ گن کا ڈاٹ سیکیورٹی گارڈ کی گردن میں پیوست ہو گیا۔ گارڈ جس تیزی سے کرسی پر ڈھیر ہوا، اس سے ثابت ہوتا تھا کہ یہ کوئی معمولی ڈاٹ گن نہیں تھی، بلکہ پروفیشنل ایجنٹ کے استعمال کے لیے بنائی گئی تھی، جس میں انتہائی سریع الاثر دوا استعمال کی جاتی ہے جو سیکنڈ میں دشمن کو دنیا و مافیا سے بے خبر کر دے، اور انتہائی باریک سوئی ہونے کی وجہ سے ہوش میں آنے کے بعد کوئی تکلیف نہ ہونے سے متاثرہ شخص صرف یہ محسوس کرتا ہے کہ شاید وہ گہری نیند سو گیا تھا۔ گارڈ کو بے ہوش کرنے کے بعد گارڈ کے پاس جا کر اس کی گردن سے سوئی نکالی اور گارڈ کو اس طریقے سے بٹھایا کہ دیکھنے والا سمجھے کہ یہ وہ بیٹھے بیٹھے سو گیا ہو۔ اب اگلا مرحلہ سیکیورٹی کیمرے کی آنکھ سے بچنے کا تھا، اور اسے اس بات کا ادراک تھا کہ بجلی بند ہونے کے فوراً بعد جنریٹر آٹومیٹک سٹارٹ ہوتے ہیں اور کیمرے دوبارہ کام کرنا شروع کر دیتے ہیں، لیکن اس دوران کیمرے ریسٹارٹ ہونے کے عمل کی وجہ سے دوبارہ ریکارڈنگ تقریباً 1 منٹ کے بعد سٹارٹ ہوتی ہے۔ اس کے لیے صرف 1 منٹ کا عرصہ کافی تھا۔ دروازہ کھول کر اندر داخل ہونے کے لیے اور بجلی بند کرنے کے لیے وہ اس بلب کے قریب بڑھا جو گارڈ کے بینچ کے اوپر لگا تھا۔ بلب اتار کر اس کے اوپر 1 روپے کا سکہ رکھنے کے بعد جب اس نے دوبارہ بلب کو ہولڈر میں رکھ کر دبایا تو ایک دھماکہ ہوا جس سے فیوز اڑا اور بجلی آف ہو گئی۔ آفس کے دروازے کو ڈپلیکیٹ چابی سے کھول کر اندر داخل ہوا اور چیئرمین آفس کی طرف بھاگنے لگا۔ کیمرے سے بچنے کے لیے اس کے پاس تقریباً 5 سیکنڈ باقی تھے کہ دروازہ کھول کر چیئرمین کے کمرے میں داخل ہو گیا۔ کمرے کے اندر داخل ہوتے ہی اس نے سکھ کا سانس لیا، کیونکہ یہاں اسے کوئی خطرہ نہیں تھا۔ کمرے کے اندر کیمرے نہیں تھے جہاں وہ اطمینان سے اپنا باقی کام سر انجام دے سکتا تھا۔ اس کی نظر تجوری پر تھی جس میں ایٹمی تنصیبات کا نقشہ تھا، وہ نقشہ جو عالم اسلام اور پاکستان کے دشمنوں کی بربادی کا سور تھا، جسے پھونکتے ہی ان سب کے لیے ایک قیامت برپا ہو جاتی۔ یہ ایٹمی ہتھیار سب سے بڑا خطرہ اس کے اپنے ملک کے لیے تھے۔ پاکستان کے ایٹمی ہتھیاروں کی وجہ سے ان کی راتوں کی نیند حرام ہو چکی تھی، جو ہر وقت یہ بات کرتے تھے کہ پاکستان کی حیثیت ہمارے ہاتھی جیسے ملک میں چیونٹی سے زیادہ کچھ نہیں، لیکن اب یہ چیونٹی ہاتھی کے کان میں داخل ہو چکی تھی اور ان قریب کے ہاتھی کا دماغ کھانا شروع کرے۔ اس کا مرنا بہت ضروری تھا، اس کے مرتے ہی ملک خطرے سے آزاد ہو جاتا جو عالم کفار کی جان پر بنا ہوا تھا۔ اسلامی جمہوریہ پاکستان پہلی اسلامی ایٹمی ریاست بن گیا ہے جس کو امت مسلمہ اور اسلام کا قلعہ کہتی ہے۔ یہ قلعہ دشمنان اسلام کی آنکھوں میں کھٹک رہا تھا اور آج وہ قلعہ کی مضبوط بنیادوں کو توڑنے آیا تھا۔
वो सोच रहा था कि इस कारनामे के बाद इसका नाम हिंदुस्तान की तारीख में हमेशा सुनहरी अल्फाज में लिखा जाएगा। जब जब दुश्मन को ज़िक पहुंचाने की बात होगी, इसका नाम सरे फहरिस्त होगा। ये सोचते सोचते तिजोरी की डुप्लीकेट चाबी से इसने तिजोरी को खोला और एटमी तनसीबात वाली फाइल जिस पर टॉप सीक्रेट लिखा हुआ था, इसके अंदर मौजूद दफाई मालूमात को तस्वीरों की शक्ल में कैमरे की आंख में महफूज करने लगा। तमाम तस्वीरें लेने के बाद इसने वो फाइल वापस रखी और तिजोरी को दोबारा बंद किया और बाहर निकलने की तैयारी करने लगा। दोबारा बिजली बंद करने के लिए इसने चेयरमैन के रूम से अटैच बाथरूम का बल्ब सिक्के के साथ फ्यूज उड़ाने के लिए इस्तेमाल किया और पहली बार में शॉर्ट सर्किट ब्रेकर की वजह से जनरेटर बंद हो गया। अब जनरेटर दोबारा ऑटोमेटिक स्टार्ट होने में 2 मिनट का टाइम था और इन 2 मिनट्स में वो इस इमारत से बआसानी बाहर निकल सकता था। किसी को कानो कान खबर ना होती कि वही इस मुल्क की तबाही का सामान अपने साथ लेकर निकलने में कामयाब हो चुका है। भागते हुए इसने चेयरमैन ऑफिस और मरकजी दरवाजे का रास्ता तय किया। बाहर निकलकर ऑफिस के दरवाजे को ताला लगाते हुए दिल ही दिल में हंसने लगा कि कितनी आसानी से वो कामयाब हुआ है। इतनी अहम दस्तावेजात चुराने में जिसको चुराने के लिए इसे यानी मिस्टर 100% जैसे तजर्बाकार और ज़ीरक एजेंट को मुंतखब किया गया था। ये काम तो कोई भी मामूली एजेंट आसानी से कर लेता। ताला लगाने के बाद वो जैसे ही पलटा, इसे पागल को अपने पीछे खड़ा देखकर घबरा गया। इसके पैरों तले ज़मीन निकल गई। इसे अच्छी तरह याद था कि बाहर निकलते हुए इसे बड़ी एहतियात से चारों तरफ नज़र दौड़ाई थी। इसे कोई आदमजात तो क्या, कोई जानवर तक दिखाई ना दिया। ऐसे में ये पागल एक भूत की मानद इसके पीछे नमूदार कैसे हुआ। इसका हैरान होना फितरी था। फिर अचानक इसे ख्याल आया शायद ये पागल इसे देखकर पेट के हाथों मजबूर होकर इसके पीछे आया है, कुछ पैसे मिलने की आस में जिनसे वो पेट की आग बुझा सके। इसने सोचा कि इस पागल को तो मैं कितने अरसे से वहां देख रहा था, भला मैं इसको देखकर क्यों घबरा गया, इससे भला मुझे क्या खतरा हो सकता है। ये सोचकर इसने पीछे से चंद रुपए निकालकर पागल की तरफ बढ़ाए, लेकिन पागल का रद्द-ए-अमल बता रहा था कि दाल में कुछ काला है। इस पागल की पूरी तवज्जो इस कैमरे की तरफ मरकूज थी जिसमें एटमी तनसीबात की तस्वीरें थीं। वो कैमरे को मुसलसल गौर से देख रहा था। हामिद के दिमाग में खतरे का अलार्म बजना शुरू हो गया। नहीं, ये पागल नहीं है, इसका कैमरे को देखने का अंदाज बता रहा है, इसे कैमरे के अंदर छुपे राज का इल्म है। हामिद ने कुछ और पैसे इसकी तरफ बढ़ाए, लेकिन पागल ने इन्हें पकड़कर फेंक दिया और हाथ से कैमरे की तरफ इशारा किया, जैसे कह रहा हो कि इसे नोटों की नहीं कैमरे की ज़रूरत है। हामिद के अंदर का सीक्रेट एजेंट एकदम बेदार हुआ। इसने अपनी कमर के साथ बंदे बेल्ट की तरफ हाथ बढ़ाया जिसमें इसका पिस्तौल था, लेकिन इसकी पिस्तौल निकालने की हसरत ही रह गई, क्योंकि वो पागल जैसे पहले से इसके इरादे से वाकिफ था। इसने बिजली की तेजी से इसके बढ़ते हाथ को अपनी हाथ की गिरफ्त में जकड़ लिया। अचानक हामिद दर्द से दुर्हा गया। इसे लगा कि इसका हाथ किसी आईनी शिकंजे में जकड़ दिया है। इसकी आईनी गिरफ्त से हामिद को लगा कि अगर वो थोड़ी सी ताकत और इस्तेमाल करे तो इसकी कलाई तोड़ डालेगा। हामिद ने अपनी पूरी ताकत जमा करके कैमरा इस पागल के मुंह पर दे मारा, लेकिन इसकी हैरत की इंतहा ना रही, क्योंकि पागल वैसे का वैसा इसके सामने खड़ा था। पागल की गिरफ्त या इसके चेहरे के तासुरात पर कोई असर नहीं हुआ था। पागल की नज़रें गोया ये कहकर चिढ़ा रही हों कि एक बार फिर कोशिश करके देखो। अचानक हामिद ने महसूस किया कि किसी ने इसके सर पर हथौड़ा दे मारा हो, मगर वो हथौड़ा नहीं था, इस पागल का मुक्का था। इसके बाद चिरागों में रोशनी ना रही। जब होश आया तो इसने अपने आप को बंधा हुआ पाया अपने ही कमरे में, जो इसका सरकारी क्वार्टर था, और वो पागल इसके सामने खड़ा कैमरे से तस्वीरें हटाने में मसरूफ़ था। हामिद इससे मुखातिब हुआ, मिस्टर पागल, ये तो मुझे पता चल गया है कि तुम पागल नहीं, लेकिन ये नहीं पता कि तुम किसी इदारे से ताल्लुक़ रखते हो। कौन हो तुम? सिर्फ इतना बता दो कि मिस्टर 100% को मात देने वाला कौन है। मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूँ, ये कौन सी ताकत है जिसने मेरे जैसे इंतहाई तजर्बाकार एजेंट के बेदाग रिकॉर्ड को दागदार किया। मुझे इस बात से कोई सरोकार नहीं
कि तुम मुझे जिंदा रखते हो या मार डालते हो। सिर्फ इतना बताओ कि मिस्टर 100% जिसने शिकस्त खाई है वो कौन है। मेरे जानने वाले मुझे 100% कहते हैं। तुम्हारी पहचान क्या है? मैं रॉ का सबसे होनहार एजेंट हूँ। मुझे हराना किसी मामूली आदमी की बस की बात नहीं। मगर कौन हो तुम? इंटेलिजेंस ब्यूरो, मिलिट्री इंटेलिजेंस, पुलिस रेंजर या कोई आम आदमी? खैर, मुतवक्के तौर पर हामिद को इस पागल की आवाज़ सुनाई दी। तुम क्यों पूछ रहे हो? तुम मुझे अच्छी तरह जानते हो। मैं एक पागल, ये वो पागल जो अपने वतन की मोहब्बत में पागल हुआ है, जिसे सिर्फ और सिर्फ अपने वतन से दीवानगी की हद तक मोहब्बत है। मैं वो पागल हूँ जो अपने महबूब वतन की तरफ देखने वालों को अपने पागल इश्क की आग में जलाकर राख कर दूँ। मैं वो पागल हूँ जिससे वतन की मोहब्बत में ना सर्दी महसूस होती है, न गर्मी, ना लजीज खाने की तलब, ना अच्छे कपड़ों की, ना बहादुरी का मेडल, ना कोई सरकारी मुराद, ना बच्चों का प्यार, ना माँ बाप की शफकत, ना दोस्तों की महफिल, ना पैसे की तलब। मुझे इनसे कोई सरोकार नहीं। मेरी सिर्फ इतनी ख्वाहिश है कि जब मैं वतन की हिफाजत करते हुए शहीद हूँ तो मेरा ज़मीर मुझे शाबाश दे और मेरे होंठों पर मुस्कुराहट हो। मेरा नाम इन पागलों की फहरिस्त में लिखा जाए जिन्होंने अपने वतन के लिए अपनी जान कुर्बान की। मैं वो मजनू हूँ जिसकी लैला इसका वतन है। मैं एक पागल हूँ। एक पागल ही इस वतन की हिफाजत कर सकता है, जिसकी सालमियत दुश्मनाने इस्लाम की तबाही है, जिसकी वजह से कुफार और दजाली ताकतें मुत्तहिद होकर इसे सफ़े हस्ती से मिटाने की नाकाम कोशिशें कर रही हैं। लेकिन हिफाजत सिर्फ हथियारों से नहीं होती, इसलिए सबसे ज़रूरी होती है वतन की मोहब्बत, मर मिटने का पागलपन। मैं पाकिस्तान के इन बेशुमार गुमनाम पागल सिपाहियों में से जिन्होंने सिर्फ और सिर्फ एक ही बेड़ा उठाया हुआ है। पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। कौन? हमारा रहनुमा मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। जब हम ला इलाहा इल्लल्लाह करके वार करते हैं तो वो ताकतें हमारी मदद करती हैं जिनके सामने सब ताकतें हेज हैं, और जब हम रसूलुल्लाह की रहनुमाई पर चलते हैं तो सब राहें सीधी हो जाती हैं, क्योंकि इनसे बड़ा कोई रहनुमा नहीं। तुम मुझे पागल कहकर बुलाओ, मुझे फ़ख्र होगा। अगर खुदा मुझे 1000 ज़िंदगियाँ अता करे तो भी मैं हर ज़िंदगी में ऐसा ही पागल बनना चाहूँगा, क्योंकि इससे बढ़कर कोई इज़्ज़त नहीं। जो इज़्ज़त रब्बुल इज़्ज़त और इसके रसूल की हुजूर इनके बंदों की है, जो इनके नाम और दीन की हिफाजत करते हैं, जामे शहादत नोश करते हैं। पागल पिस्तौल पर सलेंसर लगाते हुए बोला कि मेरी ताकत और अज़म के सामने कुफार की तमाम दुनियावी ताकतें हेज हैं, क्योंकि मेरी ज़िंदगी ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह से शुरू होकर इसी पर ख़त्म होती है। हाँ, मैं तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश ज़रूर पूरी करूँगा। तो सुनो, मैं ISI हूँ। मैं पाकिस्तान की नाकाबिले तस्खीर दफा की आखिरी लकीर हूँ। इसके साथ ही सलेंसर लगे पिस्तौल से एक हल्की सी आवाज़ बरामद हुई और पिघला हुआ शीशा हामिद के माथे में पैवस्त हो गया। हामिद हैरत भरी नज़रों से दिल ही दिल में इसकी पागलपन की दाद देते हुए हमेशा के लिए अब्दी नींद सो गया। यही ISI का असूल है। पाकिस्तान की तरफ बुरी नज़र से देखने वालों की सिर्फ एक ही सज़ा है। पागल ने बड़े आराम से हामिद की जेब पर हाथ साफ किया और कमरे से चंद बेशो कीमत चीज़ें अपने कब्जे में की और बाहर जाकर गटर में डाल दी। इसके बाद अपने कचरे के डब्बे के पास आराम से सो गया। अगली सुबह अखबार में एक खबर थी, नामालूम डकैतों ने पाकिस्तान के सरकारी अदारे के मुलाजिम के घर डाका डाला और मज़ाहमत के दौरान मुलाजिम, जिसका नाम हामिद बताया जाता है, डकैतों की गोली से जान बहक हो गया। डकैत घर से कीमती जेवरात और नकदी लेकर फरार। पुलिस ने नामालूम अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी। पाकिस्तान की तमाम अवाम का, पाकिस्तान के तमाम गुमनाम सिपाहियों को सलाम। हम उम्मीद करते हैं आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहें। अल्लाह हाफ़िज़।